बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीना मुजफ्फर। सबसे पहले देखने वाले तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक। आप सब आज आपने तीसरा रोज़ा जो है वो रखा होगा और बखैर आफियत आप सब भी अपना रमज़ान गुजारे होंगे। मेरा अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आप सबको ये मैसेज होगा कि जब भी आप अपनी सहरी अफ्तारी बनाएं उसमें से अपने इर्द गिर्द मौजूद, अपने हमसाए में मौजूद, अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो हम जानते होते हैं अक्सर औकात, उन तक उनका हिस्सा जो है वो अपने हिस्से में से ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये पहला अशरा है, ये रहमतों का अशरा है और हम सबको रहमतें जो है उनको मिल बांट के तकसीम करके ही जो है वो खाना चाहिए और इन्हीं रहमतों पे जो है वो बिलीव करना चाहिए। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत भी बन चुकी है और अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि IMF का वफ़द जो है वो इस नई हुकूमत से मामला तय करने पाकिस्तान में आ चुका है और उम्मीद ये की जाती है कि पाकिस्तान को आखिरी जो है किस्त वो भी मिल जाएगी और हमारी मईशत के हालात बेहतर हो जाएंगे। इसी पे इकबाल शाहिद साहब से पूछते हैं कि वो अपनी कीमती राय क्या रखते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। वैसे तो अगर तरक्की याफ्ता मुल्क हो तो उसमें ये कोई खुशी की बात तो है नहीं कि भाई IMF का वफद हमें एक ऐसा लोन की आखिरी किस्त देने आ रहा है और अपनी शराइत जो है उससे पहले उसने रखी थी वो हमने फुलफिल कर दी है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान इस वक्त मुआशी हालात में जकड़ा हुआ है और पाकिस्तान की इकानमी काफ़ी हद तक बैठ गई है और आपने देखा कि आपके रिज़र्व बहुत कम हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके से नहीं है। तो पाकिस्तान में डेड इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती। और फिर ये भी है कि एक्सपोर्ट हमारी इतनी कम है कि GDP आप कह सकते हैं कि वो हमारा 1.2 है और बड़ी मुश्किल से हम स्टेट बैंक के रिज़र्व 2-3 बिलियन डॉलर तक हम लेके रखते हैं। लेकिन देखना यह है कि बहरहाल IMF इससे पहले जो आज से जिस वक्त पहली यानी किस्त में मिलने जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने बड़ी कड़ी शराइत रखी थी जो किसी के भी बस में नहीं था। अच्छा, अब ये है कि IMF है क्या, सूरत हाल ये भी बताना ज़रूरी है कि वो कुछ ज़बरदस्ती हमें कर्जा देने के लिए कोई बावले नहीं हुए फिरते। वो बाकायदा मुल्कों को गाइडलाइन फ्राहम करते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, कि आपके मुल्क की मुआशत कैसी है और दूसरे मुल्क आपसे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको वो गाइडलाइन फ्राहम करते हैं कि यहाँ सेफ़ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ़ है और यह कि अदायगी के लिए इनकी कैपेसिटी है और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोन लेते हैं वो सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, उससे यानी वापसी जो है एज ए प्रॉफिट भी आ रहा है। बेताशा पॉइंट्स होते हैं, 23-24 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अब ये है कि जिस वक्त आपने देखा कि PDM की हुकूमत आई तो सबसे पहले तो उस वक्त ये काम शुरू हुआ था, पाकिस्तान की मईशत बैठी हुई थी और दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ ये था कि जो PTI की हुकूमत थी वो अपने GDP रेट को जो कह रहे थे 5.9 है, हमारी फॉरेन रेमिटेंसी जो है 31 बिलियन डॉलर हैं और डीजल पेट्रोल और जो डॉलर का रेट है वो भी है और हमारी जो तकरीबन स्मूथ है, थोड़ा सा काम चल रहा है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए पैसे नहीं थे। उस वक्त हुआ ये कि PTI की हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने उस दौरान जो IMF थे उनको उनके मुआहदों का पास नहीं किया और फिर ये है कि पाकिस्तान के गर्दार में फंसा चला गया। लेकिन ये है कि सियासी बहस है। बाद में जो हुकूमत आई तो उनके पास कोई लोगों को बताने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब यह है कि IMF का जो ये तकरीबन 23वां, ये 22वां या 23वां आप कह सकते हैं मुआहदा है पाकिस्तान के साथ, हर हुकूमत लेती रही है। लेकिन ये भी है कि मुशर्रफ दौर में हमने पैसे वापस भी किए थे। तो हुआ यह कि PDM की हुकूमत को ये बड़े मसाइल का जब सामना करना पड़ा तो IMF ने बड़ी कड़ी शराइत रखी। फिर उन्होंने, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम की जो काफ़ी चीखें निकली कि हर चीज़ पर टैक्स लगा और रेट बढ़ाए गए, बिजली के, गैस के, डीजल के, पेट्रोल के। उसके साथ जुड़ने वाली चीज़ें हैं वो बड़ी महंगी हो गई और इंडस्ट्री जो है उसका बिजली जब जो ज़्यादा रेट उसके हो गया, महंगी हुई, तो वो इंडस्ट्री बंद होना शुरू होगी। एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को उस जो जिसको आप कह सकते हैं कि GD प्लस होता है, GPS प्लस होता है, तो उससे काफ़ी हद तक में खतरे की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल फिर जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, लोगों से जो वादे किए उसको कोई भी पूरा ना किया और आखिरकार 16 महीने लोगों को इसी तरह ख्वाब सुहाने दिखा के वो भी रुखसत हो गए। अब यह है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आई तो उसका आईनी जो जवाब था वो 30 तकरीबन 3 महीने होता है, 90 डेज़ होता है।
लेकिन चूँकि पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए एक दफ़ा किसी की हुकूमत हत्थे चढ़ जाए, वो फिर मसाइल खुद भी क्रिएट कर लेते हैं, वैसे मसला तो है नहीं। तो पाकिस्तान एक, इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ ये बाकायदा हैरत कदा है। अब गैर आनी हुकूमत एक साल चलती रही, वो ना किसी को जवाब देते लेना, वो ना नाज़रीन को पता है कि वो उनको पूछ सकता था, ना पार्लियामेंट थी और ना उनको कोई अपोजिशन थी, सिर्फ यह है कि वन मैन शो थे, वो सोलो फ्लाइट थी। उन्होंने पाकिस्तान का फिर जो हशर किया, उन्होंने वो डॉलर जो 148 या 78 रुपये का था वो तकरीबन 300 से 330 तक भी चला गया। फिर आर्मी चीफ की कोशिशों में थोड़ा सा पीछे आया। अब इस वक्त सिचुएशन बहर ये है कि जो नई हुकूमत आई तो मसाइल वहीं के वहीं हैं। आग के पास कुछ नहीं है, आग के पास ना इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, और अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसका जो प्रोडक्शन जो रेट है वो चीज़ बनाने वाला है, वो दूसरी दुनिया का कंपटीशन हम नहीं कर सकते। सर वो तो है, लेकिन आईएमएफ का एक ये भी बड़ी टफ इनकी शरायत है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर भी इजहार तशवीश जो है वो की जा रही है। तो पहले आपको पता है कि इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, फिर फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर के बारे में तो मैं खुद भी जानती हूँ, अभी कुछ ही अर्से पहले तो बिल्कुल ठप होके रह गया था वो प्लांट, वहाँ हजारों के करीब जो है वो लोग मुलाजमीन भी थे, एम्प्लॉयर्स भी थे। तो अब तो वो सस्ती गैस तक पे आ गए हैं कि ये भी, इसकी भी क्यों फराहमी जो है वो की जा ये रही देखो है। नहीं, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट मुझसे पूछा है। जो फर्टिलाइजर है ये हमारी ज़राअत जो है ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी है बिल्कुल फर्टिलाइजर। ऐसे ही। और आप देखें हर दूसरे दिन खाद की कमी जो है वो होर्डिंग हुई होती है, नहीं तो ब्लैक में खाद मिल रही होती है, और जिम्मेदारों को, किसानों को बड़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है इस हवाले अच्छा, से। ये आप देखें दाऊद हरकुलिस इससे पहले था, और फातिमा है, ऐसा कई पाकिस्तान में अदारे जो चल रहे हैं, उनको ये बाकायदा जिस वक्त वो अदारे लगे थे तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में ही बाकायदा मैंडेटरी था, और उनसे बात करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अब तो सर उनके साथ अगर वो करते हैं तो ये ज़्यादती मैं समझता हूँ होगी, क्योंकि वो कीमत बढ़ाएंगे, और काश्तकारों को जो फर्टिलाइज़र है, वो यूरिया है या इस तरह की दूसरी पोटाशियम है, वो इतनी महंगी मिलेगी कि वो फिर अगर ठेके पर ज़मीन देते हैं तो फिर उसमें जो प्रोड्यूस होगी उसका जो रेट निकलेगा वो आवाम की तो पहुँच से बाहर होगा। ये हुकूमत ने मान तो लेना है, लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ी सख्त ज़्यादती है। आज मैं भी ये देख रहा था कि IMF का सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि आप जो फर्टिलाइज़र कंपनियों को कम कीमत पर सब्सिडी दे के उनको गैस दे रहे हैं तो वो आप वापस करें और उनको ख़त्म करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और रास्ता खुल जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये प्लांट जो हैं ये बड़ी मुश्किल चलेंगे और शायद ये बंद भी हो जाए, फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट जो आदमी जो चीज़ें आप करेंगे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, अभी आपने खुद ही कहा है, जब इंडस्ट्री बंद होगी तो मज़ीद बेरोज़गारी होगी। IMF जो है ये आपने देखा कि दुनिया में उसका फेस और है, जिस तरह मैंने इससे पहले कहा था कि वो मॉनेटरी फंड है, वो किसी के पीछे नहीं भागता कि ये मैं आपको लोन दे रहा हूँ। वो कहता है लोन आपने लिया है तो खर्च कहाँ किया है। जब ये PDM की हुकूमत जा रही थी तब उस वक्त आपको पता है किस्त आई थी, तो इन्होंने अपने MNS को 1-1 बिलियन रुपया दे दिया था। आई किस काम के लिए थी, और इन्होंने अपने अपने MNS को और सेनेटर्स को और MPs को पैसे दे दिए थे, जाओ जाके सड़कें बनाओ और आइंदा इलेक्शन के लिए जो भी आपने करना कर लो। वजह यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल तरीके से शिकंजे में जकड़ा हुआ है। अब आज एक और इल्ज़ाम है, जब आपने देखा कि जो तारड़ साहब हैं उन्होंने कहा जी, PTI चेयरमैन जो बानी है उन्होंने ख़त लिखा है यूरोपीय यूनियन को कि GPS प्लस जो है वो उस पर गौर किया जाए कि पाकिस्तान में हालात सही नहीं है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ बड़ी अजीबोगरीब बात है, वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने नहीं लिखा। क्या यूरोपीय यूनियन के यहाँ नुमाइंदे इलेक्शन के दौरान नहीं थे? पूरी दुनिया की जो मीडिया 1200 नुमाइंदा जो रजिस्टर्ड हुआ है यहाँ, वो मौजूद नहीं था। इलेक्शन जैसे हुए हैं बेशक उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट तो करते हैं। तो ये भी यूरोपीय यूनियन देखती है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत चल रही है, और सबको पता है कैसी चल रही है, और ये भी पता है कि बड़ी ज़रूरत है, और ये भी पता है कि मुक़तदरा जो है वो पाकिस्तान को चलाने के लिए एक निज़ाम को कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंधा दिया जाए। लेकिन जिस तरह ये निज़ाम चलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बेशक सुप्रीम अपने हाई कोर्ट पेशावर का फैसला है, क्या ये बात बनती थी कि ये सियासी पार्टियां चे जाए कि उनको सीटें दे के कौमी या सूबाई असम्बली में आराम से कानून साजी करती, किसी कशमकश को ज़रा कूल डाउन करती, आराम से मुल्क चलता, अपोजिशन और हुक्मरान मिल के यानी इस मुल्क को चलाते। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि उन्होंने वो भी सीटें ले ली, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। फिर यह है कि इलेक्शन के ऊपर जो सवालिया निशानात हैं, ये बेशक कल आपने देखा कि वज़ीर आला KP के गए भी हैं,
और अच्छा जेस्चर है, हमको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कोई ये चीज़ देर पा हो सकती है। जब तक फैसले दुरुस्त नहीं होंगे, वो दुरुस्त फैसले देर पा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मसला तो ये है कि आपने जो भी सीटें कितनी जीती हैं, आप इतनी कौन सी बात है, आपने पंजाब में 2 ट्रिब्यूनल बना दी और 5 साल केस सुनते रहेंगे। ये तो 2 की बात। और फिर एक और एलिगेशन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो कनाडा में एम्बेसडर लगाया जा रहा है, उसको इनाम दिया जा रहा है कि आप जाएं मौजें करें। तो आज वो रूस के दौरे पर है। कभी मैंने नहीं सुना कि इलेक्शन कमिश्नर का काम दौरे करना होता। तो वो अपनी वजह से जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, और यहाँ केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये सूरत इस वक्त पाकिस्तान को इतना, मैं समझता कि तमाशा बना के चंद लोगों ने जो कहते हैं हमें आईनी इख्तियार हासिल है, हमें कोई निकाल नहीं सकता, हम आंसरेबल नहीं हैं। लेकिन यह कि आपने देखा, कोई माने या ना माने, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत यह है कि $1.1 बिलियन के लिए IMF के हम आगे लेट गए हैं, और आपका पेट्रोल डीजल हो सकता है बढ़ जाए, और फिर अगर हो सकता है फर्टिलाइजर। सर ये बताएं कम क्या हो रहा है? बढ़ तो हर चीज ही जो हो रही है। अभी IMF की एक और शर्त ये भी है कि रियल एस्टेट को भी टैक्स सिस्टम में जो है वो लेकर आया जाए। मैं मुझे याद अभी आ गया, लेकिन आपको मैं कहानी सुना देता हूँ। बस रवायत जैसा शेख सादी ने कई रवायतें ऐसी सुनाई कि वो बेसिकली तो बेशक नहीं थी, लेकिन सेरेमोनियल बात दुरुस्त थी। मैं रास्ते में सोच रहा था, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा खित्ता अगर हो, उसका पाकिस्तान जैसा कोई खित्ता हो, जहाँ किसी यानी एक बहुत बड़े आदमी ने या ज़ैलदार ने या किसी ऐसे बड़े नवाब ने या किसी मुख्तलिफ लोगों ने उस पर अपनी रियासत कायम की हो, और नीचे उन्होंने मुख्तलिफ अदारे बनाए हों, और फिर यह कि 3 डॉक्टर रखे हों या 4 डॉक्टर रखे हों, और उसके अलावा सारा अगर वो इलाका भी पड़ जाए या वो शहर पड़ जाए, तो किसी आदमी को ये ऑप्शन मौजूद ना हो कि बीमार होगा तो किसी यानी A को छोड़ के वो C पर जा सकता है। यानी ये भी फैसला वही करेगा कि आपने इसी डॉक्टर से इलाज कराना है। अगर कैंसर है तो अब भी उससे कराना है, बुखार है तब भी आप उससे कराना है। अगर वो कहता है जी मैं इससे 3-4 दफ़ा इलाज करवा चुका हूँ, वो कहते हैं आप इलाज आपका करते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं है कि डॉक्टर बदलेंगे। इसी वक्त आप देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में एक दफ़ा आप कह सकते हैं कि अगर ये कल को तारीख लिखी जाएगी तो पाकिस्तान में जितनी रिजर्वेशन या आप कह सकते हैं कि इस सिलसिला लोगों के दिमागों में आ गया कि वहाँ इंसाफ नहीं हुआ, तो ये पाकिस्तान में अच्छी चीज़ तो नहीं है। लेकिन फैसला किया है हुक्मरानों ने, जो भी हुक्मरान से मैं मुक्तदरा कहता, वो आप पाकिस्तान के सबसे टॉप ब्रास ले लें या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ले लें, उन्होंने कहा कि यही डॉक्टर रहेंगे। अगर आदमी तंदुरुस्त होता है तो यही करेंगे, मरता है तो यही करेंगे। यानी ये नहीं है कि अब अदालतें हैं, आपने वहाँ ही जाना, एक सेटअप आपने बनाया है। वो कई दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बेतहाशा दफ़ा यानी वो PTI रिजर्वेशन दे चुकी है कि ये केस हमारे ना सुने, कहते सुनने हैं। और पूरी दुनिया में कोई ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जज साहब जिन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कई दफ़ा उन्होंने कहा हमारे फैसले ना करें, जो भी बेंच हो उसमें चीफ जस्टिस ना बैठे। अब मुझे बताइए कि ऐसे मुल्क में फिर वो मेरी मिसाल ऐसी दुरुस्त थी, फिर डॉक्टर यही रहेंगे, आपने इलाज इन्हीं से करवाना है, बच गया तो बच गया और मर गया तो मर गया। बल्कि सर कल कोई मुझे एग्जांपल ये दे रहा था कि अगर एक डॉक्टर से या 2 डॉक्टर से आपको नहीं आ रहा होता ना, कोई आराम नहीं आ रहा होता या जो नहीं आप ठीक फील कर रहे होते उस बंदे के पास, तो बंदा तीसरी दफ़ा रिस्क नहीं लेता उसी डॉक्टर के पास ले जाने का, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि बंदा मरवाना है। तो आप सिस्टम अपना तो हमेशा शुरू से लेके 75 साल हो गए, इसी सिस्टम को आपने चेंज नहीं करना, और ऐसी की चीजें ऐसी रहेंगी तो फिर कैसे हम हालात जो है वो चेंज होते हुए। बिल्कुल अलीना आपने सही कहा है। मैं समझता हूँ बात ये सियासत में क्यों लोग आते हैं, जो दुनिया का एक मॉडल है, रोल मॉडल। जब मैग्ना कार्टा के बाद ये तरक्की बतदरीज आगे बढ़ी और इंसानों को हुकूक मिले, तो फिर लोगों ने सोचा कि ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी कि हम लोगों की खिदमत के लिए सियासत में आते हैं। यानी वो हम फिर लोग मुंतखब करते थे कि दे आर द मैन, कि ये लोग अच्छे हैं, हम इनको सेलेक्ट कर लिया, ये लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर कर सकते हैं, ये इंसाफ भी करेंगे, ये हमें यानी जो भी सोर्स होंगे वो भी ईमानदारी से तकसीम करेंगे। बेसिकली मॉडल तो वही है, आप देखें बेशक गाँव का लगा लें। फिर ये है आहिस्ता आहिस्ता जब रिफॉर्म हुई, तो फिर इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान हो या कोई दुनिया का मुल्क हो, कहीं भी कोई वजीर बनता है, यानी आता है सियासत में, वजीर आला बनता है, वजीर आज़म बनता है, वो कौमी खिदमत का जज्बा लेके आता है, वो कारोबार करने नहीं आता। और पाकिस्तान में तो आपने देखा कि यहाँ तो इंडस्ट्री है, यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड फर्में बनी हुई सियासी पार्टियाँ और उनके MDs हैं, वो पार्टियों को वो वरासती तौर पर चला रहे हैं। इस वक्त आप देखें
आज एक चीफ सेक्रेटरी साहब बीमार थे, मुझे सुबह सुबह उनका मैसेज आया, तो नौजवान थे जब ये हुकूमतें चल रही थी, ये लोग वजीर आज़म भी बने हुए थे, वो कहता है मैं चीफ, उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी था, वो डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया, ये लोग मौजूद है। तो आप डॉक्टर तो वही रहे ना, मतलब डॉक्टर वही रहेंगे। और दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि एक आइडियल सिचुएशन होती है, इस्लाम में भी है कि सबसे अहम बंदा जो होता है वो इंसाफ करने वाला होगा, जिस पर ऐसे उंगली ना उठाई जा सके, और वो भी ऐसा होगा कि वो अपने मर्तबे को, कई दफ़ा तो पुराना अल्लाह के नबी के ज़माने में और सहाबा के ज़माने में भी जज और या काजी बनते ही नहीं थे, भाग जाते थे, ऐसे ही है। कहते जी हमने नहीं बनना, हम इंसाफ करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। लेकिन वजह यह है कि इसका मतलब यह है कि सबसे वो आदमी बहुत बड़ा मुआशरे के लिए जो इंसाफ करता है, इंसाफ करने वाले के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। आपने देखा एडिशनल सेशन जज जब किसी सही बंदे को सजाए मौत देता है तो वो सजा जो है इम्प्लीमेंट हो जाती है, इम्पोज हो जाती है और एग्जीक्यूट भी हो जाती है। लेकिन जब जिस सियालकोट की माई से देखती है कि मेरे बेटे को सारे गाँव के सामने लोगों ने कत्ल किया और फिर वो हाई कोर्ट से भी छूट के आ गया और दंदनार है, फिर उसने खुद गोली मारी थी। मसला तो ये है कि इंसाफ जब हो तो लोग मान भी जाते हैं, चोर भी मान जाते हैं कि मैंने चोरी की थी, ठीक है मुझे सजा मिली। जब आप चोर को सजा नहीं देंगे, सही चोर को, सही डाकू को नहीं पकड़ेंगे और खुद डट के कहेंगे मैंने ही फैसला करना है और फैसला के इसी दुकान से सौदा आपने लेना है, तो मैंने वो सही बात कही थी कि एक ऐसा शहर जो दुनिया के किसी हिस्से में हो और वहाँ एक आदमी का पूरा कब्जा हो और नीचे बंदे भी उससे अपने रखे हुए हों कि यही मुख्तलिफ लोग रहेंगे, तो जो लोग हैं वो फिर उसी दुकान से सौदा लेंगे, उसी दुकानदार से जाके घी शक्कर लेंगे जो बेशक कितना बड़ा डाकू हो, और उसी डॉक्टर से जाके दवाई लेंगे कितना बड़ा वो 2 नंबरिया हो, तो उन्हीं के पास जाएंगे जो उसने मुंतखब किए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक और अहम मामले पे भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक इन पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। सर, ये सुन्नी इत्तेहाद वाले और पीटीआई वाले ये इल्जामात भी मौजूदा गवर्नमेंट पे आयद कर रहे हैं कि जहां से पीटीआई और नून लीग के उम्मीदवार जो है वो कम मार्जिन से जीते हुए हैं, वहां से रिकाउंटिंग करा के पीएमएलएन के उम्मीदवारों को जो है वो जिताया जा रहा है। तो इनके इस जो इल्जाम है उसमें किस कदर जो है वो हद तक सच्चाई है? अलीना, कई दफ़ा ताकत जो होती है वो कोई दलील नहीं सुनती, ऐसे ही है। ताकत दलील नहीं सुनती। और अहमद रजा कसूरी साहब मेरे एक प्रोग्राम में आए हुए थे, तो जब इस तरह की बातें हुई तो उन्होंने कहा कि जो भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, बेसिकली वो तहरीक थी इलेक्शन में धांधली की। वजह यह वो सीटें थोड़ी सी थी, 6-7 सीटें थी, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब वैसे भी जीत सकते थे, लेकिन यह है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के मुखालफों को अगवा किया और फिर आपने देखा कि 70 का जो सूरत बनी, यानी इलेक्शन के बाद वो पाकिस्तान में कैसी तहरीक चली कि उसके बाद फिर ज़िया-उल हक साहब 11 साल इस मुल्क पर एज ए डिक्टेटर हुक्मरानी करते रहे, और पाकिस्तान की आज की जो तमाम तबाही और बर्बादी है उसके पीछे ज़िया-उल हक के 11 साल हैं। अफगान वार में जब पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और हेरोइन और कलाशनकोफ जो है मुतारफ हुई पाकिस्तान में, तो ये मैं इसलिए इब्तदाई तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है। अगर तो इंसाफ का तकाजा है, हुकूमत तो बन चुकी, अब क्या चाहिए आपको? आप स्पेशल सीटें भी नहीं छोड़ते, आप वो भी इसमें ले लेते हैं कि भाई वो हमने जो किसी पार्टी की है, चलो करो किसी की पार्टी की, उनको नहीं भी मिलती आज देखो फिर आए को रहने देते, उसको वेकेंट रखें, क्या कल को फैसला सुप्रीम कोर्ट का वेट करें। लेकिन ये है कि इस वक्त बात आपकी जो अभी आपने की है, जो सवाल पूछा है, ये 100% ठीक है। अगर आप तो मुल्क में कोई हक बनानी आवाम को देना चाहते हैं तो जो फार्म 45 है वो बाकायदा तौर पर आप सबसे पहले तो उसको रिकनसाइल करें और दूसरी पार्टियों की है को रिजर्वेशन को दूर करें। इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, अमेरिका के कुछ ऐसे हैं और सेनेटर हैं तकरीबन 30 के करीब जो अमेरिका जो उनकी रिजर्वेशन है सिलेक्शन के ऊपर, और दुनिया के कई और अखबारात हैं, सर्वे करने वाले तंजीमें हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। तो आप पहले तो जो फार्म 45 है उसमें आप बाकायदा तौर पर बड़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर आप उसको ऐसे महीने के अंदर अंदर उसको करें, जो आदमी जीत जाता है वो जीत जाए, वो जो हार जाता है हार जाए। अगर पाकिस्तान को दयानतदारी से आप मजबूत करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ हुक्मरानी ही आपका मतमा नज़र है कि ये ही रहनी है, और ये तो सारी क़यामत तक रहनी किसी के पास नहीं होती, तारीख लिखी जाती है। अब आप देखें कि अभी या खबरें आप देखेंगे अभी क्यूम नारा गुजराना से 1,10,000 वोट से जीते। जिन लोगों को गुजराना के हदूदरबा का पता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का भी पता है
किस तरह वोट मिल सकते हैं? क्या लोगों ने कोई देखा है? कोई दूध की नहरें बह रही थी? महंगाई जो है वो तो जाहिर है, हम नहीं कहते कि पीटीआई दौर में नहीं थी, लेकिन बाद में तो डबल हो गई। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट में उससे भी कई गुना बढ़ गई थी, 200-300% बढ़ गई। आप किसी जगह पर देखें, लोग ये कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिवीजन जो है वो कहते हैं 34% महंगाई है। मैं मानते नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो एवरेज निकालते हैं, और कुछ 300-400 कमोडिटीज जो होती हैं उनकी वो एवरेज निकालते हैं। देखा जाए तो आप देखेंगे तो जो 15 रुपये सब्जी थी वो 300 रुपये किलो हुई हुई है। तो रेशो क्या बनती है? अदरक क्या है? चीनी के क्या रेट है? आटे के क्या रेट है? आज सर नए मजिस्ट्रेट्स भी जो है वो पंजाब में उनकी भी तैनाती की गई है, प्राइस मजिस्ट्रेट्स की। तो इससे आपको लगता है कि कोई मस्बत तब्दीली हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगी? क्योंकि इस वक्त हर तरफ भी जहां भी नजर दोहराई जाए वहां पे चीजों की कीमतें जो है वो आसमान से ही बातें करती हुई दिखाई देती हैं। देखिए रीना, जब मुल्क में एक इंसाफ का जो है निज़ाम जो बिखर जाए, या वो निज़ाम जो है उस पर लोग अदम एतमाद कर दें, फिर चीज़ें काबू में नहीं आती। पाकिस्तान में सबसे बड़े चोर को नहीं पकड़ा जाता, पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए फ्रॉड को नहीं पकड़ा जाता, ना सज़ा मिलती है। ये 100% दुरुस्त है। यहाँ सज़ा मिलती है, 26-26 साल केस चलता रहता है बकरी चोर का, 500 रुपये किसी चपड़ासी की रिश्वत का, एंटी करप्शन में रुल जाता है। और FIR जो है वो एक बंदा तलाश करते हैं जी, जो बाहर के मुल्कों में जी एक जो इंसानी स्मगलिंग थी उसको हमने पकड़ लिया है। ये नहीं पता कि जहाज़ बार बार के कौन भेज रहा है, उसको तो नहीं पकड़ते। और जहाज़ बार बार के एक ऐसे वजीर दाखिला भी आए थे, जहाज़ बार के भेज देते गैर कानूनी अमरीका में, और वो सब लोगों को पता है वो कौन थे। अब आते हैं आपकी तरफ की ये जो हुकूमत है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आज उसकी तादाद हो गई है 2702। यानी अंदाजा करें कि अब हो क्या रहा है पूरी दुनिया के। आप जरा डाटा इकट्ठा करें, आप सर्च करें, आप पूरा यूरोप ले लें, आप मिडल ईस्ट ले लें, आप तुर्की ले लें, आप मलेशिया ले लें, किसी दुनिया के मुल्क में ये ऐसा है? मजिस्ट्रेट भागे फिर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी भागा फिर रहा है, वजीर आला जो अपना रमज़ान बाजार में बैठा हुआ है। वो भी इस तरह नहीं होता। आप कानून साजी करें और जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है वो इलाका मजिस्ट्रेट को इख्तियार दें। सर कानून साजी तो ये इस हद तक करते हैं कि 67 लाख रुपए कल से लेके अब तक की अदादो शुमार के मुताबिक जो है वो मचलके और फाइन किया गया है उन कमोडिटीज की जो जिन शॉप्स ने जो है वो पाबंदी नहीं की इन प्राइसेस की। तो क्या आपको लगता है कि इस खानापुरी से कोई चेंज जो है वो आएगा? किया है उन्होंने? मैं आपको ये बिल्कुल, ये सारे नाज़रीन सुन रहे हैं, उन सबको पता है। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ना तो उसके पास रीडर है, ना पुलिस है, ना इख्तियारात हैं, ना गाड़ी है, ना जुर्माना तो लेकिन सर करते हैं वो। सुने, मैं जुर्माना करते हैं ना। जुर्माना वो करते हैं दो किस्म का। एक तो ये है कि शाम को जब मीटिंग होती है कि प्राइस कंट्रोल वालों ने कितना जुर्माना किया, तो हर आदमी जो है वो उतना जुर्माना उसने हर सूद करना ही करना है, वो करना भी किसी गरीब को ही है। ऐसे है। दूसरे नंबर पर, चूंकि मैं खुद इस चीज़ को बड़ा स्टडी किया है, होता यह है कि जो मार्केट कमेटी के ताजर होते हैं, या मसला मंडी है, गुजरावाला दाल बाज़ार है, शेखपुरा में एक बाज़ार है, इस तरह उकाड़ा में एक बाज़ार है, वहाँ अंजुमन ताजरा बनी होती है। यानी जो लोग छोटे छोटे दुकानों वाले होते हैं, उन्होंने आजकल एक बड़ा रिवाज है, अंजुमन ताजरा बनी होती है। अच्छा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनके पास जाता है, क्योंकि उनको उसको पता है कि अगर मैंने किसी को तंग किया तो बाद में एक एप्लीकेशन की मैं मार हूँ एंटी करप्शन की। वो उनके पास जाता है, जी जरा मैं तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे बताइए कि ये तो महंगा सौदा बेच रहा है। वो कहता है आज तुमने कितने चालान करने हैं? वो कहता है जी आज मुझे 10 ड्यूटी लगी है। वो तो 10 से मुराद है 5-5 हज़ार जुर्माना, वो इकट्ठे करके दे देते हैं। और इस तरह नहीं होता। वजह यह कि इस तरह करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? सिर्फ यह कि अगर वज़ीर आला जाता है तो आपको पता है कि जो आटे का तोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी कीमत है 3500 रुपया। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन वो 7500 रुपया है। यानी आपने उसको TCS ऐसा डिलीवरी के लिए सिस्टम किया है, तोड़े को प्रिंट किया है, उसके साथ ये रखा है, वो रखा है, और आगे जहाँ वो पैकिंग हो रही है, पैकिंग अखराजात हैं, डिलीवरी एक्सपेंडिचर है। यानी अंदाज़ा करें, ये इसको आप कह सकते हैं कि दाढ़ी से मूछें बढ़ गई। आप कोई कंट्रोल करें। आपको तो ये भी जो 10-20 अरब रुपया इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ना रमज़ान बाज़ारों की ज़रूरत है। दुनिया में कहीं रमज़ान बाज़ार नहीं होता, अगर होता है तो इस तरह होता है, फ्री होता है। कल ही मैं देख रहा था कि बांग्लादेश में लाखों पैकेट पड़े हुए, कोई पकड़ ही नहीं रहा। सर लेकिन हमारे यहाँ तो अगर फ्री भी रमजान बाजार हो तो वही वाली बात है कि लोग तो वहां से खरीद के होर्ड कर लें, कभी अपने दूसरे का ना सोचें। कितने % है?
ये पता हम इल्ज़ाम लगाते हैं मुआशरे को। मैं नहीं मानता इस बात को। जब तक कोई आदमी मिला बना, वो मैं आपको ये कैसे यूटिलिटी स्टोर वाले करते हैं ऐसे, उन सैकड़ों कार्डों की रोज़ाना उसमें टैंपरिंग की होती है, रोज़ाना वही लोग ले रहे होते हैं, पता नहीं बंदा ले भी गया या नहीं ले गया। दुकानदारों ने नेक्सस बनाया होता है। यूटिलिटी स्टोर का फ़ायदा आवाम को नहीं मिल रहा, इस पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। वो इस तरह हम बता देते जनरल सी बात। पहली बात तो ये है कि वो जहाँ वो चीज़ें आती हैं हर जगह लोगों को पता भी नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर कहाँ है। बस मैं जिस इलाके में रहता मुझे नहीं पता कहाँ है, फिर कहाँ कौन ढूंढता फिरे। और दूसरा ये कि अगर आप रमज़ान बाज़ार लगाते हैं, रमज़ान बाज़ार आपने कस्बे में लगाया, मैंने कल भी बात की थी, एक प्रोग्राम और भी की थी, आपने एक इलाके में एक गली की एक नुक्कर के ऊपर आपने रमज़ान बाज़ार के टेंट लगाए हुए, बस 26-27 जो स्टाफ बैठा हुआ। तो मैं रहता हूँ उससे 10 किलोमीटर दूर, वहाँ तो कोई नहीं लगा हुआ। तो वहाँ मोटरसाइकिल पर आता हूँ तो मुझे 300 रुपये का तेल खर्च हो जाएगा, तो वहाँ मुझे 20 रुपये का जो है कम कीमत पर मिल जाएगी। मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा? वजह यह है कि ये बिल्कुल एक तमाशा है, ये एक चीप मैनेजमेंट है। और पहली बात तो यह है कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि वज़ीर आला को और वज़ीरों को और सेक्रेटरियों को और कमिश्नर को बिल्कुल रमज़ान बाज़ारों में नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए कि जो वहाँ लोग इंतज़ामिया उनको एम्पावर करें, उनका भी लोग खौफ महसूस करें। जब आप चले जाते हैं, डीसी चला जाता है तो मजिस्ट्रेट जो कांपना शुरू कर देता है। अच्छा, जाते ही उसने ये करना है कि आपने ये सही ड्यूटी नहीं की, जो वो चीज़ पकड़ेगा जाकर आलू को या टमाटर को या बैंगन को, ये आप क्या बेच रहे हैं। वो लोगों के सामने तमाशा बनेगा, लोगों के सामने उसकी बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती के बाद जब वो चला जाएगा तो दुकानदार उसको कहेंगे ये तो शाही को नहीं, ये क्या चीज़ है, डीसी आया था, कांप रहा था। और जब वो उसके ऊपर सेक्रेटरी आएगा तो आप देख सकते क्या हाल होता है। और उससे भी अगर वज़ीर आला घूमना शुरू कर दे, भाई आप क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं देखा है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला रमज़ान बाज़ारों का दौरा कर रहे हो। वो चीज़ों की कीमतें हैं वो हर जगह मिलनी चाहिए, और जो आदमी ना दे, पहली बात है मिलावट है। और मिलावट के लिए और महंगाई के लिए, ओवर प्राइसिंग के लिए एक मजिस्ट्रेट काफ़ी है। आप कानून साजी करें, उनको दफ्तर दें, उस इलाके में दफ्तर बनाएं। ये देखो मैं बताता हूँ, यूनियन काउंसिल लेवल पर आप एक मजिस्ट्रेट परमानेंट उसका ऑफिस बनाएं, और वो जिम्मेदार हो कि किसी किस्म का भी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है अगर गवर्नमेंट को काम करना चाहती है। होता ही है कि जो गवर्नमेंट आती है वो अपना पीरियड जो है वो अपना गुजारती है, इस तरह भागे फिरते हैं। मैं खुद यानी सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, देखा अभी चीफ सेक्रेटरी के साथ भागा फिर रहा है, वज़ीर आला भागा फिर रहा है। अच्छा, वज़ीर आला का काम ये होता है कि उसे गया 2-3 बंदों को सस्पेंड कर रहा है, ये आपके साथ कसूर है। यहाँ वज़ीर आला ने आसान शिकार बनाया हुआ कसूर को, उकाड़े को, शेखपुरे को, ये नेबरिंग सिटी हैं, भागे जाते हैं, वहाँ 2 बंदे सस्पेंड करके आ जाते हैं। पहले अस्पताल में जाएंगे, MS को सस्पेंड कर देंगे, वो तमाशा लग जाएगा, ना किसी की इज्जत, ना एहतराम, ना लेना ना देना। वजह यह है कि आप लोगों पर एतबार करें, पूरी दुनिया में फिर पोस्टिंग जो है वो इंश्योर करें कि उनको कोई छोटा। और आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सर नुक्ता जो है वो रेस किया है। वही बंदा अगर वो 24-24 घंटे भी जब एक जगह पे सर्व कर रहा है और कोई भी ऐसे वजीर आला या CM-शिप का जब दौरा होता है वहां पे उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो बंदे का सारा मोराल जो है वो लो हो जाता है। और वो जो इतना आपने सर्व भी किया होता है, आप कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं फिर, अगर 1 मिनट में ही एक ही चीज अगर आपकी खराब है, उसी से अगर आपका तमाशा बनना है, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप इतनी ज्यादा खिदमत खल्क या इस तरह का कोई जज्बा भी जो है उसको परफॉर्म ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। आप क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि जो इंस्पेक्शन टीमें हर एक नया तरीका सोचा है कि जहाँ हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अलाट कर देते हैं। सेक्रेटरी रैंक के बंदे, 19वीं ग्रेड के बंदे आकर मंडी बाउलदीन है, वो यहाँ लाहौर से गाड़ी पर जाएगा सरकारी पर, वहाँ तेल खर्च होगा 10-20 हज़ार रुपये का तेल खर्च करके आ जाएगा, साथ उसका स्टाफ भी होगा। अगर रमज़ान शरीफ और रोज़ा खोलना है तो वो 10-5 हज़ार वो खर्चा हो गया। मसला ये कि क्यों इतबार आप नहीं करते, कि काम तो सीधा सा है, नहीं किसी से लेना, इंडिया से ले लें, उनके पास उनका मॉडल ले लें। बिल्कुल ऐसे आप बस तकरीरें कम करें, काम को कम करें। पहली बात तो यह है कि आप अगर कीमतें सही करेंगे तो आपको सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 10,500 रुपये की रकम दी गई है, आपको पता है कितने बिलियंस। अब ये सूरत आ रही है कि वो पीपल पार्टी का बेबी है, वो भी ज़ाहिर हुकूमत की मजबूरी होती है, वो छोड़ते नहीं इस बात को। मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये दलील कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर जो अरबों रुपये उसकी इंडस्ट्री आप क्यों नहीं लगाते, आपको परमानेंट रोजगार क्यों नहीं देते। और ये जो खाने पीने का ये जो कौम को बनाया जा रहा है बिल्कुल फ़कीर और मांगने वाले और गैरत मरती जा रही है, मैं तो बिल्कुल इस पर कन्फर्म हूँ। वो तो ज़ाहिर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और आप चीज़ बताएं कि जिस तरह ईगो है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसी तरह लोग गरीब भी थे, दूसरे भी थे, खजूर से रोज़ा खोल लेते थे।
और फिर यह है कि मांगने से मना किया गया, सब्र करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक। हमने तो देहातों में देखा है कि लोग अपनी रोटी बांध के चपड़ासी या छोटा मोटा मुलाजिम अपने कामों पर जाते थे और गैरत से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। अब यह है कि मैं उनको ये नहीं कहता कि उनको सवाब नहीं मिलेगा, तो अल्लाह करे उनको सवाब दे दे, लेकिन अब लाहौर में हर शहर में देखेंगे 2-2 हज़ार की इफ्तारी लगी हुई है। और कसम खुदा की मैं दावे से कहता हूँ, इंटरव्यू जाके ले लें, बेरोजगार वहाँ बेरोजे वाले बैठे हुए थे उधर, और ऐसे डट के बैठे हुए। और इनके अलावा भी अगर आप रमज़ान शरीफ गुजर भी जाए तो जो मसलन लोग हैं, पहले तो देख रहे उनका करैक्टर क्या है, उनकी नीयत पर मैं शक नहीं करता, उनको सवाब अल्लाह दे, लेकिन बिल्कुल ये तरीका का गलत है। सिर्फ हॉस्पिटल्स में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो जो लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। हर सड़क के ऊपर ये है कि देखे वक्त आके बैठे हुए हैं। अच्छा वो लोग, बल्कि पहले जब मैं डस्के में था तो ये मुझे बड़ा तजर्बा है, वहाँ पीर साहब में, तो उन्होंने ये काम शुरू किया, उसके बाद फिर सारे पाकिस्तान में फैला। उसका पता नहीं क्या नाम है वो, फिर PTI ने भी उसको ऑन किया, अब ये भी कर रहे हैं उसको ऑन। वो बुजुर्ग बड़े अच्छे, उन्होंने खाने का स्टैंडर्ड जो था रमज़ान शरीफ में, उन्होंने 200-300-400 का जो खाने का टेबलें लगा के, कोरमा, जर्दा, नान और पानी, बोतलें, चाय, बड़ा शानदार VIP किस्म का उन्होंने रमज़ान शुरू किया। आप मान सकते हैं कि डस्के के जो ताजर थे वो सुन रहे हैं तो मैं उनको पहचान भी सकता हूँ। यानी ये डस्के के ताजर, अच्छा भला स्टोर है, अच्छा भला कपड़े की दुकान है, लेकिन सही टाइम पर घर में जाकर रोज़ा नहीं खोला, वहाँ बैठे हैं कोरमा मिल रहा है। भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ये है कि लोगों को गैरत सिखाएं। और ये मैंने सुना है कि बुजुर्गों से कि आदमी अगर भूख से नकाहस का शिकार हो जाए तो फिर भी शिकायत ना करे, तो अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। अगर वो मर जाए तो तब भी मैं समझ उसका रुतबा बुलंद है कि वो उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैला। क्या बात है। ये हर वक्त मतलब मांगना, और मांगने में इंसान फिर हो जाता है, बिल्कुल ही सुस्त हो जाता है, वो कहता है मुझे तो मिल रहा है। और ये मैं इन लोगों को ये नहीं कहता ना करें, आप करें कोई परमानेंट बात करें, कुछ आप कुछ इस तरह। फिर यह है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका ज़ाहिर अल्लाह ताला के साथ मामला, मैंने तो अपनी बात करनी थी ना। बहुत अच्छी राय सर आपने दी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे और इकबाल शाहिद साहब को इजाजत दीजिए। अपनी खास दुआओं में हमें याद रखें। मेरे शुरू वाले मैसेज को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट, जहां तक अल्लाह ताला हस्बे तौफीक आप सबको मौका दें उसको जरूर उस पर इम्प्लीमेंट करें। कल तक के लिए मुझे और इकबाल शाहिद साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।